अच्छा जी, पेज नंबर 7 निकालें। लास्ट रो में ना बैठे, आगे आए, लास्ट रो खाली छोड़। हेड्स ऑफ इनकम, भैया उधर बैठना शुरू कर देना। हेड्स ऑफ इनकम, टैक्स लगाने के लिए हमने पढ़ा था, ये एक ही दफ़ा एंड से बैठे वरना फिर आप लोगों के लिए मसला होगा पूरी क्लास में बार बार। फॉर इम्पोजिंग टैक्स एंड कैलकुलेटिंग टोटल इनकम ऑल हेड्स ऑफ इनकम शेल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। हेड्स ऑफ इनकम को इसमें क्लासिफाई किया गया, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। ओके, नेक्स्ट। अब सवाल ये राइज होगा कि किसी भी हेड के अंदर जो इनकम है वो कैसे निकाली जाएगी। मिसाल के तौर पर कुछ साहब कहते हैं कि जी मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी है, फिर मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो अब इनकम फ्रॉम बिजनेस इसकी 100 रुपये है और इसके ख़र्चे जो हैं वो 70 रुपये हैं। ज़ाहिरी बात है इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाने के लिए इसको ख़र्चे भी करने पड़ेंगे ना। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस अगर इसकी 100 रुपये है तो इसके ख़र्चे जो है वो 70 रुपये हैं। तो इन 70 को क्या कहा जाएगा? डिडक्शन। क्या कहा जाएगा? डिडक्शन। ये 30 हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी 10। ये जवाब आ गया 40। 40 इज़ टोटल इनकम। टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे ज़कात, कितनी आ गई? मिसाल के तौर पे 2 रुपये। तो टैक्सेबल इनकम क्या आ गई? 38। अच्छा, ज़कात को क्या कहते हैं? डिडक्टेबल अलाउंस। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड डिडक्टेबल अलाउंस? किसी हेड ऑफ इनकम में से जो इनकम माइनस की, किसी हेड ऑफ इनकम में से जो खर्चे माइनस किए जाएं उन्हें क्या कहते हैं? डिडक्शंस। और जो ज़कात को माइनस किया जाए उसे क्या कहते हैं? डिडक्टेबल अलाउंस। चलें जी, नोट कर लें ताकि डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में आपको फ़र्क पता चल जाए। तो जो किसी हेड ऑफ इनकम में माइनस होगा डेट इज कॉल्ड एज डिडक्शन, और जो टोटल इनकम में से माइनस होगा डेट इज कॉल्ड एज डिडक्टेबल अलाउंस। ओके, पढ़ें जी। ये मर्जी है, क्लास में जब मर्जी जो मर्जी आ रहा है। आप कल से यार बंद कर दो फिर दरवाज़ा। द इनकम अंडर अ
head of income for a tax year shall be the total chargeable amount derived by the person as reduced by total chargeable amount reduced by total। नहीं नहीं अभी ना बंद करो, कल से बस क्लास जैसे ही शुरू हो सो का दरवाजा बंद कर दो। जब मैं आऊं 5 मिनट पहले आऊं तो 5 मिनट पहले। अच्छा, जो भी लेट आया ना उससे पूछें बेटा तुम्हें अकल नहीं है? प्यार से पूछें, माइंड ना कर जो। चार्जेबल 100 के साथ क्या लिख लें? चार्जेबल। चार्जेबल का क्या भाई, फीमेल हाइब्रिड में जाके देखें एसी का कोई मसला हल करवाने। चार्जेबल, चार्जेबल का मतलब है चला गया। चार्जेबल का मतलब है इस पे टैक्स लगेगा, इससे मुराद सेल है। वैसे 100 रुपए से क्या मुराद है? सेल। सेल में से क्या माइनस करेंगे? खर्चे। इधर पहली रो में आके पूछें क्या इशू है भाई, पहली लाइन में इशू आके पूछें क्या है। तो सेल में से खर्चे माइनस करेंगे तो जो जवाब आएगा डेट इज प्रॉफिट। जी इशू रिजॉल्व हो गया? हाथ खड़ा करके बता दें। अच्छा जी, तो सेल से क्या मुराद है? यानी कॉलेज वाले जो स्टूडेंट से क्या ले रहे हैं? फीस। और खर्चों से क्या मुराद है? कॉलेज का बिजली का बिल आ रहा है, टीचर्स की तनख्वाहें हैं, बिल्डिंग का रेंट है, ये सारे के सारे क्या होंगे? खर्चे। ओके, चलें जी आगे। अब आके पढ़ें दोबारा इस बात को, ये जो लिखी हुई है। द इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम shall be the total chargeable amounts derived by the person जो उसने कमाई अंडर द हेड एज रिड्यूस्ड बाय टोटल डिडक्शन, उसमें से माइनस कर दें खर्चे। अच्छा, जिंदगी के कभी किसी मोड़ पर इस तरह हो गया कि आपकी सेल है 100 रुपए, बिजनेस की सेल का लफ्ज सुना है ना अकाउंटिंग में? छोड़ दिया मोबाइल, दोस्त से दोस्ती खत्म कर दी। दोस्ती ना खत्म करो, बातें करना छोड़ दो। सेल में से खर्चे भाई ना जगह दिया करें लेट आने वालों को, वो इसी तरह फिर चौड़े होते हैं, अगले दिन फिर लेट आते हैं। ये तो ये जो सब जगह देते हैं ना लेट आने वाले को, ये उसके साथ आप जुल्म कर रहे हैं। कोई किताब नहीं लाया, उसे किताब रख दी उसके साथ, चलो मेरी किताब से पढ़ लो कैलकुलेटर, हमदर्दी कर रहे होते हैं, जुल्म कर रहे होते हैं उसके। अच्छा चलें आगे चलें। सेल में से खर्चे माइनस किया आपने तो आपको आ गया लॉस। तो अगर कभी सेल में से खर्चे माइनस कर दें तो इसको क्या नाम रखेंगे? लॉस। क्या नाम रखेंगे? लॉस। इस लॉस को नेगेटिव में लिखा जा सकता है, लेकिन आगे इसकी तफसील है जो लॉसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे। एक चीज को मैंने बताया था नेगेटिव में नहीं लिखा जा सकता, इसको उससे मिक्स ना कीजिएगा। वो ये वाली चीज है जिसको नेगेटिव में, यानी कि ये नेगेटिव 70,000 टैक्सेबल इनकम नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि बिजनेस इनकम आपकी जो है वो 100 रुपए है और खर्चे आपके 170 रुपए हैं, इधर लॉस आ जाए ये मना नहीं है, इधर लॉस लिखने की इजाजत है, ऊपर लॉस लिखने की इजाजत है। लेकिन अगर टोटल इनकम में से आप ज़कात माइनस करें और फिर जवाब नेगेटिव में आ जाए तो इस नेगेटिव को कहा था लिखने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये जो नेगेटिव है इसको लिखने की इजाजत है, इसमें कोई मना नहीं है। लिख लें साथ वाले के माथे पर। अब ये अंग्रेजी पढ़ लें .3 वाली। पहले ये नोट कर लें फिर अंग्रेजी पढ़ लें .3 वाली। जी
नहीं कोई मसला नहीं, सेल के साथ भी आ जाता है लफ्ज़। जी इशू रिजॉल्व हो गया, सेकंड लास्ट रो में हाथ खड़ा कर दें। इशू रिजॉल्व हो गया? नहीं हुआ? अच्छा, जाके देखो क्या इशू है, फिर रिजॉल्व करवाऊँ। पॉइंट 3 पढ़ लें उतनी देर, पॉइंट 3 पढ़ लें। वेयर टोटल डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन एक्सीड द टोटल चार्जेबल, द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज सस्टेनिंग तो क्या समझा जाएगा इस बंदे को, क्या आ गया है? लॉस। चलें पॉइंट 2 और 3 जल्दी से याद कर लें। जी आ रहा हूं। सवाल है? ओके तो दो बातें हैं, अगर सेल में से खर्चे माइनस करें तो प्रॉफिट भी आ सकता है, और सेल में से खर्चे माइनस करें तो लॉस भी आ सकता है। द इनकम अंडर हेड ऑफ इनकम शेल बी द टोटल चार्जेबल अमाउंट एड रिड्यूस बाय टोटल डिडक्शंस। जहां टोटल खर्चे बढ़ जाएं टोटल चार्जेबल अमाउंट से, डिडक्शन से क्या मुराद है? खर्चे। और चार्जेबल अमाउंट से क्या मुराद है? जहां टोटल खर्चे बढ़ जाएं चार्जेबल अमाउंट से, तो द पर्सन शेल बी ट्रीटेड एज सस्टेनिंग अ लॉस। तो समझा जाएगा बंदे को क्या आ गया है? लॉस आ गया है। A loss for a head of income shall be dealt with in accordance with chapter 14। लॉस को चैप्टर 14 में देखेंगे क्या करना है, अभी लॉस की ट्रीटमेंट हम डिस्कस नहीं कर रहे। बस ये पता होना चाहिए कि अगर कभी सेल में से खर्चे माइनस करें तो क्या आ सकता है? लॉस भी आ सकता है। ओके अच्छा, कल वाली लाइन जरा रिवाइज करें। द टैक्सेबल इनकम फॉर अ पर्सन शेल बी द टोटल इनकम। इसको काट दें, इसकी जरूरत नहीं। द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन शेल बी द फॉर द ईयर बट नॉट बिलो जीरो फॉर द ईयर बाय, उसमें से माइनस रिड्यूस बाय टोटल ऑफ एनी बट नॉट बिलो जीरो का मतलब बताए कोई, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, ये जवाब नेगेटिव में नहीं आ सकता, यानी यहाँ नेगेटिव 77 लिखने की इजाजत नहीं है। टोटल इनकम 4 लाख है, ज़कात 470 है, यहाँ नेगेटिव लिखने की इजाजत नहीं है। नॉट बिलो जीरो। ओके एक साहब जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कितने किस्म की इनकम्स कमा सकता है? एक साहब पाकिस्तान में रहते हुए कितने किस्म की इनकम्स कमा सकता है? तो एक साहब पाकिस्तान में रहते हुए, याद रखिएगा, 2 किस्म की इनकम्स कमा सकता है। एक इनकम पाकिस्तान में और दूसरी इनकम बाहर के मुल्क में। अब एक रेजिडेंट पर्सन है, मिसाल के तौर पे सर आसिफ, ये पाकिस्तान सोर्स इनकम भी कमा रहे हैं और फॉरेन सोर्स इनकम भी कमा रहे हैं। पीएसआई पाकिस्तान सोर्स इनकम भी कमा रहे हैं और फॉरेन सोर्स इनकम भी कमा रहे हैं।
और इनका स्टे पाकिस्तान के अंदर जो है वो 360 डेज है। 5 दिन के लिए बाहर के मुल्क में गए थे, 360 डेज इनका स्टे है। तो 183 डेज या उससे ज़्यादा अगर स्टे हो तो इस बंदे को क्या कहा जाएगा? तो डेट्स वाई ही इज़। एक पास पेपर का सवाल आपको होमवर्क में दिया था परसों की क्लास में, तो कल आपने कहा ही नहीं डिस्कस करने को, या कोई मसला नहीं आया था उसमें? उस सवाल में कोई मसला नहीं था या आपको कोई मसला नहीं आया? सवाल में कोई मसला नहीं था। अच्छा, तो अब सर आसिफ 2 इनकम्स कमा रहे हैं, एक पाकिस्तान में एक बाहर के मुल्क में। अच्छा ये ना बस अब ये क्लास तक ये बात रखिएगा, इस पे हंसने वाली क्या बात है? तो ये ना सर आसिफ का जर्मनी में एक पेट्रोल पंप भी है, तो ये हंसने आप लोग। अच्छा, तो जो जर्मनी में सरासी का पेट्रोल पंप है वो वाली इनकम भी कमा रहे हैं, और पाकिस्तान में कॉलेज से सैलरी इनकम भी कमा रहे हैं। तो एक वक्त में कितनी इनकम्स कमा रहे हैं? 2 इनकम्स कमा रहे हैं। श्रीलंका का एक प्लेयर है मुरली धरन, माशाल्लाह भाई को पता है। अच्छा, श्रीलंका का प्लेयर है मुरली धरन, पाकिस्तान में उसने धरना दिया 10, पाकिस्तान में वो आया 10 डेज के लिए, पाकिस्तान में वो आया 10 डेज के लिए। तो ये बंदा क्या समझा जाएगा? रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? ही विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट। जो नॉन रेजिडेंट बंदा है उससे उसकी पाकिस्तान वाली इनकम पर टैक्स मांगा जाएगा। पाकिस्तान में 10 दिन के लिए क्रिकेट खेलने आया, तो मैन ऑफ द मैच था, मैच का बंदा वही था, तो मैन ऑफ द मैच मिलने पर उसको इनाम मिला, तो ये उसकी पाकिस्तान की इनकम है। लेकिन उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तूने बाहर के मुल्क में क्या क्या गुल खिलाए, उससे फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल। तो रेजिडेंट होने का नुकसान ये है कि आपको पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है और बाहर वाली इनकम पे भी टैक्स कहते हैं आप लोग, टैक्स कहते हैं, जैसे आप लोग कहीं वैसे चल लेंगे। तो पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है और बाहर वाली इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट है उसके लिए क्या रूल है? उसे सिर्फ पाकिस्तान वाली इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, बाहर वाली इनकम पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा। एनओटी कर लें साथ वाले के माथे पे। ऑन कर लिया? ठीक है। बातें ना करें, नोट करें, नोट करें अच्छे बच्चों। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बातें नहीं करनी। ओके, सर्दी लग रही है, एसी बंद करवा दें जी। और किसी ने कुछ? ठीक है, आपकी डिमांड जेन्युइन है, लेकिन उसका ठीक है, लेकिन उसका हल ये है कि एक मोटी चादर लेके आया करें, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोगों को सर्दी लगेगी, कुछ को गर्मी लगेगी। और क्या करना था? ठीक है, शुक्रिया। आगे चलें भाई। ये बहुत बेसिक रूल है पूरे लॉ का। ये साथ वाले को मुस्कुरा के जब तक देखेंगे नहीं, ये रूल आपके अंदर नहीं जाना। तो जो रेजिडेंट बंदा है उसने पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स देना है और बाहर वाली इनकम पे भी टैक्स देना है। और जो नॉन रेजिडेंट बंदा है उसने सिर्फ पाकिस्तान, भाई बातें ना करें, बातें ना करें। जो नॉन रेजिडेंट बंदा है उसने सिर्फ पाकिस्तान वाली इनकम पे टैक्स देना है, बाहर के मुल्क वाली इनकम पे टैक्स नहीं देना।
द इनकम ऑफ अ resident person shall be computed by adding the Pakistan source income and foreign source income, and the income of a shall be computed by considering only amounts. तो नॉन रेजिडेंट के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल है? सिर्फ बाहर के मुल्क से बंदा आया हुआ है पाकिस्तान में थोड़े दिन के लिए, 183 डेज से कम स्टे है उसका, या कोई पाकिस्तान का बंदा भी ऐसे जिसका 183 डेज से कम स्टे है, तो उससे सिर्फ क्या पूछा जाएगा? तुमने पाकिस्तान में क्या क्या गोल खिलाए। वही बात जो अभी हमने नोट की थी, रेजिडेंट की दोनों इनकम्स टैक्सेबल हैं और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। क्लियर? ज़कात जी, अपने मुल्क में जो मर्जी करे, हमने इस वक्त पाकिस्तान में रह के देखना है। अगर अपने मुल्क में कोई टैक्स पे किया है उसकी डिस्कशन चैप्टर नंबर 6 में करेंगे। अगर कोई मुरलीधरन पाकिस्तान में स्टे 10 डेज की बजाय इसका स्टे पाकिस्तान में 184 डेज हो जाए, तो फिर इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी और फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी। सेक्शन 60, बड़ी जबरदस्त, आज तो दुल्हों वाली तैयारी करके आए हो। ज़कात, अ पर्सन शैल बी एंटाइटल टू अ, ये हाइब्रिड में बातें क्यों हो रही हैं लास्ट रो में? तो क्लास चल रही है। अ पर्सन शैल बी एंटाइटल टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी ज़कात पेड बाय द पर्सन इन अ ईयर अंडर ज़कात एंड, जो भी ज़कात आप ज़कात एंड रुशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक पे करेंगे वो माइनस करने की इजाजत है, वो माइनस करने की इजाजत है। अ ज़कात फॉर अ ईयर, एक ज़कात किसी साल के लिए, डेट इज नॉट फुली डिडक्टेड, जो पूरी माइनस नहीं हो सकी। अच्छा जी, ज़कात कितनी थी बच्चों? 4 लाख, इसमें से कितनी माइनस हो गई? 4 लाख। कितनी नहीं हो सकी? क्या ये 70,000 इस साल नेगेटिव में लिखा जा सकता है और हम हुकूमत से रिफंड मांग सकते हैं? क्या ये अगले साल 70,000 जो माइनस नहीं हो सका इस साल हो सकता है? क्या ये 70,000 पिछले साल जाकर माइनस हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब है 70,000 मर गया। An allowance for a tax year that is not fully deducted, कितना fully deduct नहीं हुआ? 70,000 shall not be refunded, वापस नहीं होगा। shall not be carried forward to अगला साल, अगले साल कैरी फॉरवर्ड, shall not be carried back to पिछला साल, और पिछले साल भी कैरी बैक नहीं होगा। अच्छा, ये तो भूल गया हुआ था कि येलो में स्काई ब्लू को मिला दें तो ग्रीन बन जाता है। जबरदस्त है, शुक्रिया। और कुछ याद हो किसी को? रेड में क्या मिलाना है? रेड में ब्लैक मिलाना है। खूब बोंगी होगी ये देख लेते हैं। रेड में ब्लैक मिलाना है, उसने ब्लैक ही होना है, और क्या होना है? ये चपेट ही होना है। और कोई फरमाइश? येलो में ब्लू, तो चपेट। अभी क्या किया है? पता है नहीं कुछ। येलो में रेड ही अरे बोंगे बैठे, छोड़े यार। येलो में ग्रीन और रेड, येलो में ग्रीन। चलो जी, भाईजान की आखिरी फरमाइश है, इसके बाद कोई फरमाइश नहीं है।
तो एन अलाउंस डेट इज नॉट फुली डिडक्टेड, जो अलाउंस माइनस नहीं हो सका वो रिफंड नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर, यानी ये अगले साल भी माइनस नहीं हो सकता। कैरीड बैक टू प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल भी जाके माइनस नहीं हो सकता। तो ये तीन लफ्ज जरा याद करें, एन अलाउंस डेट इज नॉट फुली डिडक्टेड। ये होंठ हिलाने के लिए हैं या बंद करने के लिए हैं? हिलाने के लिए हैं। एन अलाउंस डेट इज नॉट फुली डिडक्टेड शेल नॉट बी, रिफंड का मतलब मैं बोल लूं आप, ये रिफंड का मतलब ये कि इस साल माइनस नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है अगले साल भी माइनस, और कैरी बैक का मतलब है पिछले साल भी माइनस नहीं होगा। अच्छा, ज़कात अगर आपने रिलेटिव्स को पे कर दी तो इसको माइनस करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ना ज़कात आपने जमा करानी है ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक, यानी ज़कात हुकूमत को जमा करानी है। हुकूमत आपको पता है खुद हकदार बंदा ढूंढती है, तो हुकूमत खुद हकदार बंदा ढूंढेगी। आपने कोई ज़्यादा ओवर एफिशिएंसी नहीं मारनी कि मैं जाके गरीबों को ज़कात दे रहा हूँ या मैं जाके रिश्तेदारों को ज़कात दे रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में आपको ज़कात माइनस करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ऐसी ज़कात की आमतौर पर रसीद भी नहीं होती। बहरहाल आप रसीद ले भी लें, अपने किसी गरीब को ज़कात दे के उसे कहें रसीद बना दो मुझे, तो रसीद आप ले भी लें, उस रसीद की कोई हैसियत नहीं होगी। तो इसलिए याद रखिएगा, पहला पॉइंट दोबारा पढ़ें, पॉइंट 1, अ पर्सन शेल बी एंटाइटल टू अ डिडक्टेबल अलाउंस। आपको ज़कात माइनस करने की इजाज़त है और खुली इजाज़त है। शेल बी एंटाइटल टू अ डिडक्टेबल अलाउंस, आपको ज़कात माइनस करने की इजाज़त है, लेकिन शर्त क्या है? ये ज़कात आपने किसके तहत पे की हो? ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। ये ज़कात आपने किसके तहत पे की हो? ज़कात एंड उशर, वरना आपको माइनस करने की इजाज़त नहीं है। लेट्स गो। ज़कात पेड टू रिलेटिव्स विल नॉट बी डिडक्टेड बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ज़कात एज पर ज़कात एंड। इफ क्वेश्चन इज खामोश अबाउट ज़कात, अगर सवाल खामोश है ज़कात के बारे में, यानी बता नहीं रहा कि उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक पे की है या नहीं की, तो हम पेपर में एज्यूम करेंगे कि ये उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। लेकिन अगर सवाल वाज़े बता दे कि रिलेटिव्स को दी है, बातें कर लें आप लोग, क्या चलें अब सीए कर लें। अगर सवाल वाज़े बता दे कि रिलेटिव्स को दी है, पुअर लोगों को दी हैं और डिजर्विंग लोगों को दी है, तो माइनस करने की इजाज़त। ज़कात सिर्फ तब माइनस करने की इजाज़त है जब आप ज़कात पे करें किसके मुताबिक? ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। ओके, अगले पेज पे आ जाए। ये नीचे जो 8-9 एग्जाम्पल्स हैं ये आप खुद कर लीजिएगा, कल जिस तरह के सवाल किए थे ना उस तरह किए हैं। समझ आ गई? 3 सफ़ों के ऊपर हैं ये ज़रा रिवीजन कर लीजिएगा। वर्कर्स वेलफेयर फंड, ज़कात की तरह एक चीज़ माइनस करने की इजाज़त है, लेकिन वो इंडिविजुअल्स को नहीं, वो कंपनीज़ को माइनस करने की इजाज़त है। जिस तरह इंडिविजुअल ज़कात माइनस करते हैं तो कंपनीज़ ये चीज़ माइनस करेंगी। वो क्या है? अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड। इसका उर्दू में क्या मतलब है? एक बंदे को इजाज़त है। अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड किस चीज़ की? टू आ डिडक्टेबल अलाउंस, एक डिडक्टेबल अलाउंस की। डिडक्टेबल अलाउंस कहाँ से माइनस होता है? टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए दरमियान में माइनस होता है। जैसे देखें, हमने ये टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए दरमियान में जो चीज़ माइनस की उसको क्या कहते हैं? ज़कात कहते हैं।
अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस, आपको डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है, कहां से? टोटल इनकम में से, फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर फंड पेड बाय द पर्सन अंडर वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस। वर्कर वेलफेयर फंड पेड बाय पर्सन अंडर वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस और एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर फंड इनेक्टेड बाय सूबा, जो सूबे वाले लॉ लगाएं। तो कोई भी लॉ बना दे जिसके तहत आप वर्कर वेलफेयर फंड पे करें तो ये आपको माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, ये फिक्रा है, आप इधर ही याद कर लें। आ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ any worker welfare fund paid by the person under worker welfare fund ordinance। वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस कोई कानून होगा, वर्कर की वेलफेयर के लिए पैसे रखते हैं ना, जिससे आम लोगों को ज़कात दी जाती है, तो कंपनीज अपनी वर्कर की वेलफेयर के लिए पैसे रखते हैं। और अंडर एनी लॉ, या कोई भी लॉ के तहत पैसे दिया आपने, रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर फंड इनेक्टेड बाय प्रोविंसेस, जो लगाया किसने है? प्रोविंसेस ने। ओके, नेक्स्ट। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर अमाउंट ऑफ WWF यानी वर्कर वेलफेयर फंड पेड टू सूबा बाय ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अब उसने लिखी भी है तो इसकी वजह से ऐसे 2-4 मिनट लगाने पड़ते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट थिंग। और अगले पॉइंट में भी फिर इसी बात को उसने डिस्कस किया हुआ है। ये एक नेस्ले कंपनी है जो एक से ज़्यादा सूबों में ऑपरेट करती है, ट्रांस प्रोविंशियल। ट्रांस प्रोविंशियल एंटिटी, ट्रांस प्रोविंशियल का मतलब एक से ज्यादा सूबों में है। नेस्ले ट्रांस प्रोविंशियल एंटिटी है या ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट भी एंटिटी को ही कहते हैं, इदारे को कहते हैं। नेस्ले एक ट्रांस प्रोविंशियल एंटिटी या ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट है। अब ये जो नेस्ले है, इसने क्या किया? इसने जो है वो WWF जमा करवाया। अब जब इसने WWF पे किया, बातें होगी, जब इसने WWF पे किया तो WWF पे किया इसने सूबे को, ताकि सूबे के ख़जाने में जमा रहे और फिर वो एम्प्लॉयज़ को दे। अब ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा, इसे मैं कोई और बड़ा बेनिफिट दूंगा। वो यहां नहीं लिखा हुआ कि कौन सा बेनिफिट दिया जाएगा, इसे मैं कोई और बड़ा बेनिफिट दूंगा, लेकिन इसको डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसने WWF किसको पे किया? WWF पे टू सूबा, सूबे को जमा करवा दिया ताकि सूबा डायरेक्ट इसके मुलाजमीन को दे। तो सूबे की गवर्नमेंट को आमतौर पर ये पैसे जमा करा दिए जाते हैं, फिर मुलाजमीन जाके सूबे से पैसे ले लेते हैं। तो जरा पढ़ने की कोशिश करें पहले एक दफा। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड, टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए कोई फिगर माइनस करने की इजाजत नहीं है। फॉर द अमाउंट ऑफ WWF पेड टू प्रोविंस बाय ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट, ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो एक से ज्यादा सूबों में ऑपरेट कर रही है। अगर ऐसी एस्टेब्लिशमेंट क्या कर दे, जल्दी बोलें, सूबे को WWF पे कर दे, तो ऐसी सूरत में उसको डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। चलें नोट कर लें।
WWF पेड टू प्रोविंस नॉट अलाउड, ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। जी इससे मुराद कंपनी है, क्योंकि वो इंडिविजुअल एओपीज देते नहीं है WWF इंडिविजुअल्स वगैरह। हाँ लेकिन इधर से मुराद मैंने आपको बता दिया कंपनी है। अब ये 1-2 मिनट लगा के जरा याद कर लें। कौन? आप पर्सन की जगह कंपनी लिख लें, बस लॉ मेकर लिखिएगा। जी इसका तो विंग्स ऊपर कर दें बस, बता दिए। ओके एक बंदे को इजाजत है कि वो माइनस कर ले डिडक्टेबल अलाउंस फॉर वर्कर वेलफेयर फंड पेड बाय द पर्सन अंडर वर्कर वेलफेयर फंड कानून, और अंडर किसी भी कानून रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर फंड जो कि बनाया है सूबे वालों ने। ब्रैकेट वाली बात काट दें बेशक, जो कि बनाया है सूबे वालों ने। नो डिडक्टेबल अलाउंस, किसी भी किस्म का डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है फॉर द अमाउंट ऑफ WWF पेड टू सूबा, WWF पेड टू सूबा बाय ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। तो ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट अगर जो है वो क्या करे जल्दी बताएं, सूबे को WWF पे करे तो वो डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। वरना बाकी जो एंटिटीज हैं ट्रांस प्रोविंशियल नहीं है, जो एक ही सूबे के अंदर है, तो फिर वहां माइनस करने की इजाजत है। अब अगली चीज पढ़ें, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। हाथ खड़ा कर दें जिसके पास नोट्स नहीं है, हाथ खड़े करें। और किसी हाथ खड़े कर दें जिसके पास नोट्स नहीं है। मिल गए? दोनों को दे दिए जी। हाथ खड़ा कर दें नोट्स मिल गए हैं तो, जिन दो ने कहा था। ओके शुक्रिया। वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, एक बंदे को इजाजत है माइनस, ये वही अंग्रेजी वही है, सारा का सारा एज इट इज कॉपी पेस्ट है, बस वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड है। वर्कर्स को प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने की इजाजत मिलती है, वर्कर्स को प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने की इजाजत मिलती है। एक बंदे को इजाजत है डिडक्टेबल अलाउंस की फॉर द अमाउंट ऑफ वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वही अंग्रेजी वर्कर वेलफेयर फंड की जगह वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड होता है। पेड बाय द पर्सन अंडर कंपनीज प्रॉफिट वर्कर पार्टिसिपेशन एक्ट, अब ये नाम याद करना पड़ेगा, और अंडर एनी लॉ, आगे वही अंग्रेजी है, रिलेटिंग टू वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड इनेक्टेड बाय, इनेक्ट का क्या मतलब है, लगाया है सूबे वालों ने। आगे एज इट इज अंग्रेजी कॉपी हुई है। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर द अमाउंट ऑफ WPPF पेड टू सूबा, पेड टू सूबा बाय आ, अब ये फिक्रा जरा याद कर लें, नो डिडक्टेबल अलाउंस, ऐसे ऐसे करें बॉल पॉइंट को, नो डिडक्टेबल अलाउंस, नो डिडक्टेबल
अलाउंस शेल बी अलाउड। कहां पे, चलो विल कर लो, अब शेल विल कर दो। फॉर अमाउंट ऑफ WWF पेड टू सूबा, पेड टू बाय, टू होम, बाय होम, टू होम बाय होम, टू सूबा बाय। टू वाले की जगह बाय ना लिखाइएगा और बाय वाले की जगह टू ना लिखाइएगा। अगले से अगले से अगले से अगले से अगले पेज पे आए। अच्छा जी, अम्मी नौकरी करके कमा रही हैं, किसी स्कूल में पढ़ाकर कमा रही हैं महीने का 8 लाख, और सॉरी साल का कहना, अच्छा जो भी है। और अब्बू जो है वो कारोबार करके, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस करके साल का कमा रहे हैं मिसाल के तौर पे 20 लाख। अब सवाल ये है कि क्या 20 लाख और 8 लाख को जमा करके 28 लाख को, 28 लाख को देखा जाएगा किस टेबल में फॉल कर रहा है, या 20 लाख और 8 लाख को अलग अलग देखा जाएगा? अब्बू मशरिक की तरफ, दीवार की तरफ मुंह करके अपने लिए टेबल अलग देखेंगे, और अम्मी मगरिब वाली दीवार की तरफ मुंह करके अपने लिए टेबल। बच्चे पूछेंगे क्या देख रहे हैं, तो अब्बू कहेंगे मैं भी टेबल देख रहा हूं। अम्मी कहेगी, अब्बू अपने लिए टेबल देखेंगे, अम्मी अपने लिए। तो घर के जो अफराद हैं वो इकट्ठा टैक्स देंगे या अलग अलग टैक्स देंगे? इकट्ठा टैक्स देंगे या अलग अलग टैक्स देंगे? अलग अलग। तो अंग्रेजी पढ़ें। द टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच, अम्मी इंडिविजुअल है ना, अब्बू भी, तो टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमिन सेपरेटली। तो ये दोनों क्या करेंगे? अलग अलग टैक्स देंगे। एनओटी कर लें, नोट कर लें। अब क्या पसंद करेंगे आप? डिसीज्ड इंडिविजुअल। भैया नाश्ता नुश्ता सब करके आया करें, कंपनी इसकी जिम्मेदार नहीं होती। ये पैकेज भी शामिल नहीं था। नाश्ता भी होगा। मुझे नहीं याद पड़ता, हम अपने टीचरों को कहते हैं सुबह सुबह क्लासों में जाके, सर नाश्ता करवा दें। वैसे भी पूर्वकार जिंदगी गुजारनी है ना, दूसरों से क्यों मांगना। आप तो अपने हैं, कह के ऐसी बातों से ये नहीं हो जाता कंपस है, आप तो अपने हैं। अच्छा, वो हजरात हाथ खड़ा करें जिनको इस एक हफ्ते के अंदर घर वालों से ये सुनने को मिल गया है कि बेटा अभी तो क्लासें शुरू हुई हैं, अभी से इतना पढ़ना शुरू कर दिया तुमने। इसको ये सुनने को मिला हो, एक दो स्टूडेंट्स, हाइब्रिड में 3 4 5, वेल्डन 6। बस ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आप इस पहले हफ्ते में सीरियस हैं। अगले हफ्ते का इंशाल्लाह अगले हफ्ते देखते हैं। डिसीज्ड इंडिविजुअल,
ACA। अभी पिछले साल ही बच्चे क्या करने हैं, छोटे करने हैं। ज्यादा तो नहीं है, 2 ही हैं, 2 4। अच्छा, deceased individual, the legal representative of deceased individual shall be liable, the बचे हुए ऑफ मरा हुआ, ऐसे ही है ना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? बच्चे हुए। जाना तो उन्होंने भी है एक दिन, वो इस चक्कर में ना नहीं कि उन्होंने नहीं जाना, जाना तो उन्होंने भी है एक दिन, जाना तो हमने भी है, मैंने भी है। साथ वाले का हाथ पकड़ के जाना तो तूने भी है, जरा उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का हिलाते रहा करें, हाथ पकड़ के जाना तो तूने भी है। तो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल, मरे हुए बंदे के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, मरे हुए बंदे के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल शैल बी लायबल, ये लोग लायबल हैं फॉर द टैक्स जो इंडिविजुअल ने देना था, जिसके लिए वो लायबल था, अगर वो ना मरता। लेकिन मर तो गया, अगर वो ना मरता तो जो टैक्स उसने देना था अब कौन देगा? क्या इस वजह से इसको टैक्स माफ हो जाएगा कि ये मर गया है? मर गया तो टैक्स माफ? बिल्कुल नहीं, मर गया तो टैक्स माफ नहीं होगा, बल्कि कौन देगा टैक्स? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। जी मोहतरम, जी जो जो आपने कमेंट देने हैं पर्ची पर लिख के दे दें, मैं घर जाके पढ़ लूंगा। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल शैल बी लायबल फॉर एनी टैक्स, कोई भी टैक्स, ये इंग्लिश का फिक्रा जरा याद करना है, डेट इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल, जिसके लिए इंडिविजुअल लायबल होता, खोता नहीं, होता, अगर वो ना मरता तो फिर लायबल होता। कौन होता? वो होता। अब कौन होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एंड एनी टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ डिसीज्ड, बोले तो एनी टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ डिसीज्ड स्टेट। स्टेट क्या है उसकी? जायदाद। उसकी जायदाद से जो इनकम आ रही है उस पे भी, जायदाद जब तक तकसीम ना हो, जब तकसीम होगी तब तो फिर ट्रांसफर हो जाएगी ना बच्चों को, उसकी जायदाद पे कब तक होगा जल्दी बताएं? उसकी जायदाद पे टैक्स भी कौन देगा? ओके, चलो चलिए पॉइंट 2 में जी, हाँ जी, पॉइंट 2 को माइनर है वो भी लायबल होंगे। The liability of legal representative
shall be limited to the extent of seized estate. जी इसकी गाड़ी है जिसको इसने किराए पे चढ़ाया हुआ है, तो फिर तो जो है वो उससे जो किराया आ रहा होगा, जब तक वो गाड़ी किसी को ट्रांसफ़र नहीं होगी उस पर इसके वरसा नहीं टैक्स देना। हाँ जी, फिर तो वो उसकी है ही नहीं। नहीं, जो प्रॉपर्टी जब उसने ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने से पहले जो टैक्स था वो इसके ज़िम्मे है। अब ट्रांसफ़र करने के बाद वाला टैक्स तो फिर जो किराया उससे कमा रहे होंगे वो अगलों के ज़िम्मे होगा। नहीं, फिर वो उसने अभी टैक्स देना था तो उसको करनी नहीं चाहिए थी। अच्छा जी, तो उससे फिर लिया जाएगा प्रॉपर्टी से। अच्छा भाई, अब सवाल अगला ये है कि अब ये जो भी साथ वाले का कंधा रिलैक्स करने के लिए नहीं होता। अच्छा, अब सवाल अगला ये है कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो ये कहता है कि मेरे पास मिसाल के तौर पे ये साहब कहते हैं कि गाड़ी है और एक मोबाइल है और ये बीवी ने कड़े पहने हुए हैं, कोका कर लो, कोका। अच्छा, कोका, सॉरी, नाक पे आना था। अच्छा, अब जो है वो सवाल ये है कि अगर जो है अब सवाल ये है कि अगर इस बंदे की अपनी जायदाद भी है, इस बंदे की अपनी चीज़ें भी हैं और इनकी भी अपनी चीज़ें हैं, तो इनकी चीज़ों की तरफ नज़र नहीं लेके जाएंगे कि बाजी आपने क्या पहना हुआ है, इनकी चीज़ों की तरफ नज़र नहीं लेके जाएंगे, बल्कि सिर्फ मरे हुए की जायदाद पे नज़र रखी जाएगी। तो मरने वाले के किस हद तक जो है वो एसेट्स बेचे जा सकते हैं जितने उसके अपने हैं, उसके वरसा के जाती एसेट्स बेचे नहीं जाएंगे। द लायबिलिटी, लायबिलिटी से मुराद है तो टैक्स लायबिलिटी, लिखा ही नहीं कुछ लोगों ने टैक्स। द टैक्स लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव shall be limited to the extent of, मरे हुए की जायदाद में से टैक्स पे किया जाएगा या जो बचे हुए उनके जाती एसेट्स भी बेचे जाएंगे? मरे हुए की जायदाद में से। उमर नहीं था वो पिछली गली में जो रहता था, वो आपके मोहल्ले में याद नहीं? याद होगा, उसका फूफो के यहाँ जिसका हुआ था रिश्ता, याद आ गया? वो उमर मोटरसाइकिल चलाता था, उसकी बात सुने। उमर इज अपॉइंटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज फादर। उमर अपने अब्बू का रिप्रेजेंटेटिव है। उसके अब्बू 2 महीने पहले असली जहां की तरफ चले गए हैं, इस आरजी जहां को छोड़कर। द वैल्यू ऑफ एसेट्स लेफ्ट बाय अब्बू एट द टाइम ऑफ हिज मरना अमाउंटेड टू 20 लाख। जो अब्बू जायदाद छोड़ के गए हैं वो कितनी छोड़ के गए हैं? 20 लाख। हाउएवर कमिश्नर इनकम टैक्स जो है वो कह रहे हैं अब्बू ने टैक्स देना है 30 लाख। तो उमर किस हद तक लायबल है? पूरा 30 लाख दे या जितना अब्बू छोड़ के गए हैं? जितना अब्बू छोड़ के गए हैं। द लायबिलिटी ऑफ मिस्टर उमर शैल क्रॉस लिमिट्स। अब अगले को नहीं कहते तुम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो अब। अच्छा, शैल बी लिमिटेड या शैल क्रॉस लिमिट्स? द लायबिलिटी ऑफ मिस्टर उमर शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ मरे हुए की जायदाद। देयरफॉर उमर बबलू, वो जो पिछली गली में मोटरसाइकिल चलाता था, इस हाजी साहब का बेटा, या तो हाजी साहब तो चले गए। अच्छा, देयरफॉर
ही इज ओनली लायबल टू पे ₹2 मिलियन, तो इसलिए उसने सिर्फ कितने पैसे देने हैं? 2 मिलियन। नेक्स्ट आगे चलें। पॉइंट नंबर 2A, जुमा है ना, देखें साथ वाला फुल फ्रेश होके आया हुआ है आज। पॉइंट 2A देखें, चेक करें, नाखून काटे हैं अभी, जुमे से पहले उसने काटने हैं। 2A, भाईजन बाल नहीं सेट करने अभी। द लायबिलिटी shall be the first haq on the, मैं बी की जगह जरा हैव कर रहा हूं, फिर पेपर में बेशक बी लिख दीजिएगा। the tax liability shall have the first haq on the, मरे हुए की जायदाद पे पहला हक किसका होगा? टैक्स लायबिलिटी का। मरे हुए की जायदाद पे पहला हक किसका होगा? टैक्स लायबिलिटी का। ओके, उमेर नहीं होता था वो जो अगली गली में रहता था? उमेर इज अपॉइंटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज 4th वे अंकल। अंकल कौन होते हैं? चचा, ताया, फूफा, मामू, क्या होते हैं? पता नहीं अंग्रेज क्या कहते हैं इसको। हाँ, हमारी तो उर्दू में बड़ा जबरदस्त लफ्ज़ सबके लिए अलग अलग हैं, उनको शायद तफसील बतानी पड़ती हो। उमैर इज अपॉइंटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज डिसीज्ड अंकल। द वैल्यू ऑफ एसेट्स लेफ्ट बाय हिज अंकल एट द टाइम ऑफ हिज मरना वाज 50 लाख के एसेट छोड़ के गए मरते हुए। कमिश्नर इनकम टैक्स के मुताबिक द टैक्स पेएबल बाय हिम वाज, अच्छा जी बताएं भाई, एसेट्स कितने छोड़ के गए? 5 मिलियन। अच्छा, टैक्स कितना है? टैक्स पेएबल 4 मिलियन। बैंक लोन पेएबल कितना है? बैंक लोन हाउ बोले, हाउ मिस्टर उमैर शुड डिस्चार्ज द लायबिलिटीज। बैंक मैनेजर कितने मांग रहे हैं? कमिश्नर इनकम टैक्स कितने मांग रहे हैं? पड़े कितने हैं? क्या किया जाए? प्रोपोर्शनेट कर दिया जाए? नहीं नहीं नहीं, बोले नहीं नहीं नहीं, प्रोपोर्शनेट नहीं किए जाएंगे, बल्कि पहले टैक्स पे किया जाएगा, फिर कोई पैसे बचे तो बैंक लोन वगैरह या बाकी चीजें हो। सबसे पहले हुकूमत का हक है मरे हुए बंदे की जायदाद पे, सबसे पहले हुकूमत का हक है मरे हुए बंदे की जायदाद। फर्स्टली ही विल मेक द पेमेंट ऑफ 4 मिलियन टू कॉमी। कॉमी क्रिकेट खेलता था हमारे साथ, तो कमिश्नर बन गया अब तो। Firstly, he will make the payment of 4 million to Qawmi as tax liability is the first charge on the deceased estate. Remaining 1 million will be paid to the bank. अच्छा, जो सीए वाले दोस्त नहीं हैं उनसे तो थोड़ी सी माजरत कर लें आप लोग, जब भी मैसेज आए एक प्रॉपर सा मैसेज लिख के बना लें कि देखो इंशाल्लाह आप चाहते हो कि मैं तरक्की करूं, मैं भी चाहता हूं मैं तरक्की करूं, तो बस ये थोड़ी सी अरसे की बात है। इंशाल्लाह मार्च में ना किसी दिन मिल लेंगे, जो भी दिन आप कहोगे ना पेपरों के बाद, पूरा दिन आपके साथ इंशाल्लाह स्पेंड करूंगा। इस तरह का एक मैसेज बना के रख लें, जो भी सीए के अलावा वाले दोस्त का मैसेज आए ना, आज का क्या प्लान है, उसको प्लान भेज दिया करें, इंशाल्लाह मार्च में मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन कोशिश करेगा? कल कितने लोगों ने नॉन सीए दोस्तों के साथ फ़ोन पे या वैसे टूर फिर के टाइम ज़ाया किया? हाथ खड़ा करें। 1 2 3, हाइब्रिड में 4 5 6। अच्छा जी, और जो सीए वाले दोस्त हैं उनके लिए भी एक मैसेज लिख के लगा लें कि भाई इंशाल्लाह सुबह जो है ना क्लास में मिल लेंगे। कोई भी चीज़ आए ना, बेशक ये मैसेज आ रहा हो मुझे पिक कर लेना, बस सुबह क्लास में मिल लेंगे। मेरा कैलकुलेटर तो नहीं तुम्हारे पास रह गया, सुबह क्लास में मिल लेंगे। बस एक पक्का ठक्का मैसेज जो है ना लिख के बना लें, तो टाइम ना ज़ाया किया करें।
The tax liability shall have the point 2a. The tax liability shall have the first हक on the, तो टैक्स लाइबिलिटी का सबसे पहला हक होगा मरे हुए की जायदाद पर। तो अगर 2-3 लाइबिलिटीज पे करनी है तो पहले क्या पे किया जाएगा? टैक्स पे किया जाएगा। मान जाते, अच्छा जी चले। कितने लोगों में है कंसिस्टेंसी? 1, 1.5, पौने 2, हाइब्रिड 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, किस चीज में? कॉलेज आने जाने में या पढ़ने में भी? कोशिश कर लें भाई, कंसिस्टेंसी बहुत चीज मैटर करती है। कंसिस्टेंसी आ जाए तो क्या ही बात है आप में। ओके, पॉइंट नंबर 3, फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो इस ऑर्डिनेंस के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, अगर पहले आप पॉइंट ए पढ़ के खुद ही कोई मतलब बता दें। हाइब्रिड में माइक पकड़ा दें किसी को, जो माइक पड़ा हुआ एंड पे पकड़ के खुद ही मतलब बता दें, कोई हाथ खड़ा करके। एनीवन जी हाइब्रिड में। एक्सेलेंट जी, वापस कर दें, बहुत शुक्रिया। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के लिए, एनी प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट द डिसीज्ड, जो भी कोई प्रोसीडिंग होता है कोर्ट केस वगैरह उसके खिलाफ चल रहे हैं, तो एनी प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट द डिसीज्ड बिफोर हिज डेथ shall be assumed as having been taken against the, ये assume किया जाएगा कि किसके खिलाफ चल रही हैं। अच्छा, प्रोसीडिंग को कहां से स्टार्ट किया जाएगा अब? द प्रोसीडिंग विल बी continued against the, from the stage at which they were at the time of, उसकी डेथ पर जहां तक प्रोसीडिंग पहुंच चुकी थी उनसे आगे स्टार्ट किया जाएगा। जल्दी से पढ़ें 1-2 दफा। For the purpose of this कानून, any proceeding, मिसाल के तौर पे कोर्ट केस, टेकन अगेंस्ट द,
deceased before his shall be assumed as having been taken against the legal. Proceeding will be continued. Proceeding जारी रखी जाएगी from the stage at which they were at the time of death. जी कोई भी केस हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स का। पॉइंट बी जी, पॉइंट बी का मतलब बता दें। कोई हाथ खड़ा करे हाइब्रिड में से, दूसरी क्लास में से हाथ खड़ा कर दें आपको। ठहर जाए भाई, अब आप नहीं, कोई और। जी जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ जी माइक पकड़ें, माइक पड़ा होगा एंड पे। जी इधर फिजिकल क्लास में से कोई बता दें। हाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर मर जाए तो उसके ऊपर केस उन पर भी किया जा सकता है। नहीं, वो तो आगे पॉइंट 4 तो नहीं है पढ़े कहीं। पॉइंट बी, माइक नहीं है भाई उधर। पॉइंट बी, एनी प्रोसीडिंग विच could have been taken against the deceased, वो प्रोसीडिंग जो डिसीज्ड के खिलाफ की जा सकती हैं, यानी ऑब्वियसली फिर मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू नहीं हुई होंगी। एनी प्रोसीडिंग विच could have been taken against the, may be taken against the। अब अंडरलाइन की हुई है बात, ऊपर भी नीचे भी, दोनों में क्या फर्क है? ऊपर वाली में लिखा हुआ है टेकन, टेकन का क्या मतलब है? उसके खिलाफ शुरू हो चुकी हैं। और नीचे वाले में लिखा हुआ है विच कुड हैव बीन टेकन, इसका क्या मतलब है? जो इसके खिलाफ शुरू हो सकती हैं। दोनों किसके खिलाफ चलाई जाएंगी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ चलाई जाएंगी। ओके नेक्स्ट, पॉइंट 4। इस सेक्शन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद क्या है? इन दिस सेक्शन लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन कानून रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ, जो कानून के तहत डिसीज्ड की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। कानून से मुराद जो पाकिस्तान का लॉ है, पाकिस्तान की लॉ में जाके देख लें कौन कौन इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। रिप्रेजेंट से मुराद यानी वो आगे आके बढ़ेगा कि यार ये मेरी जान, मेरे थे, मेरे रिश्तेदार हैं। हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिसीज पर्सन, तो लॉ से मुराद इस्लामिक लॉ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में ऑब्वियसली लॉ का लफ्ज़ लिख के आना है। तो हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ डिसीज पर्सन, हु इंटरमिडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड। एक साहब धाड़े मार मार के रो रहे थे जमीन पे लेट के। जमीन के नीचे इसके अथरू जा चुके हैं। Oh man. ये बच्चा गया, इसने पूछा अंकल जी आप कौन है? अम्मा ने कहा पुत्र तू रोक, मैं ज़रा देखनी है कौन है। तो ये कहते कि मैं जो है ना वो आपके अब्बू का भाई हूँ, लेकिन आपके अब्बू को भूल गया हुआ था, उन्होंने आपको बताया नहीं था, तो मेरा भी जायदाद में हिस्सा बनता है। तो ये जो लोग जायदाद तकसीम हो रही हो तो बिला वजह आने की कोशिश करते हैं, पंगे लेने की कोशिश करते हैं, लेग अड़ाने की कोशिश करते हैं, इन टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, इन लोगों को कहा जाता है ये इंटरमिडल कर रहे हैं मरे हुए की जायदाद से। इनको भी लीगल, ऑब्वियसली फिर जायदाद तो इनको तकसीम नहीं होगी, वो तो फिर कोर्ट ही डिसाइड करेगा जायदाद किसको तकसीम होगी, लेकिन इसको आर्जी तौर पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह दिया जाएगा। Who intermeddles with the state of the deceased.
जो मरे हुए बंदे की जायदाद से पांगे ले, पांगे जी। ऐसा होता भी है। पॉइंट नंबर 3, अच्छा जी, इन बच्चों में से दौराने केस जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही थी तो इन बच्चों में से एक बच्चा मर गया। ये देखें, अभी जिंदा था और अभी मर गया। तो कौन मर गया? लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी मर गया। अब अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी मर गया तो मोहतरम, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर मर गया दौराने केस, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के भी तो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के भी तो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना। तो अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के आगे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उस असल के रिप्रेजेंटेटिव समझे जाएंगे। तीसरा बुलेट पढ़ें। ओके, ऑन होम जिस पर स्टेट डिवॉल्व्स जायदाद शिफ्ट हो, ऑन होम जिस पर स्टेट डिवॉल्व्स जायदाद शिफ्ट हो। ये क्यों बैग क्यों बंद किया जा रहा है? तो क्लास चल रही है, इधर देखें। क्या? इधर देखें फिलहाल। ऑन होम जिस पर स्टेट डिवॉल्व्स जायदाद शिफ्ट हो, ऑन द डेथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मरने पर जायदाद किस पे शिफ्ट होगी? उसके रिप्रेजेंटेटिव्स पर। तो ऑन होम से क्या मुराद है? ऑन होम जिस पर, ऑन होम द स्टेट डिवॉल्व्स। कौन मर गया? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा कब करेंगे? इफ द रिप्रेजेंटेटिव इज बीइंग सूड इन अ केस। अगर रिप्रेजेंटेटिव को केस में सू किया गया, यानी उसके खिलाफ केस चलाया गया। तो
अगर रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ केस चलाया गया है और रिप्रेजेंटेटिव भी मर गया, अगर रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ केस चलाया गया और रिप्रेजेंटेटिव भी मर गया, तो अब केस किसके खिलाफ चलेगा? उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ भी चल सकता है, उनको भी असल का रिप्रेजेंटेटिव कहा जाएगा। चलें इस एक दो लाइन को कल दोबारा पढ़ेंगे, फिलहाल वो सवाल निकालें जो परसों दिया था होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 17। In the view of provisions of Income Tax Ordinance 2001 and rules made therein, determine the residential status of the following. अच्छा मोहतरम बताएं हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 2013। यहां से पता चल रहा है। ये शुरू कब हुआ होगा और खत्म रमीज proceeded to Saudi Arabia on 24 दिसंबर। तो जुलाई में किधर था? अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, 24 दिसंबर तक कहां था? जाने वाला दिन गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा? गिना जाएगा। तो 24 दिन डालूं या 23? Proceeded to Saudi Arabia on 24 December to assume responsibilities on his. He visited Karachi in June. जनवरी में नहीं आया, फरवरी में नहीं आया, मार्च में नहीं आया, अप्रैल में नहीं आया, मई में नहीं आया। He visited कराची। कराची कहाँ है? पाकिस्तान में? पक्की बात? ओके। कराची आया 20 जून से 24 जून। 20, 21, 22, 23, 24 लगाई रखो लगे फॉर प्रेजेंटिंग आ रिसर्च पेपर इन अ सेमिनार, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द सेमिनार वाज कैंसिल। भाई सेमिनार कैंसिल हो या ना हो हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू था तो पाकिस्तान में ना। बोले रमीज को, रमीज तू था तो पाकिस्तान में ना। टोटल 180 घर से करके लाए हुए, शुक्रिया। 180 ये आपका अपने अपने ऊपर एहसान है और आपकी नस्लों के ऊपर। आपके बच्चे याद रखेंगे इस बात को। 180 मेरे अब्बू साथ साथ पढ़ते थे, रोज़ाना पढ़ते थे। मेरी अम्मी साथ साथ पढ़ती थी, रोज़ाना पढ़ती थी। अच्छा, कभी छुट्टी नहीं की थी, हमेशा टाइम पे आते थे, सारे टेस्ट देते थे, रोज़ाना का काम रोज़ाना करते थे। अपने बच्चों के लिए अपनी मिसाल तो कायम करें कम से कम। कायदे आज़म तो दूर की बात, वो तो चले गए। वो बच्चे कहेंगे वो तो आज की कोई मिसाल दें, फिर किसकी मिसाल देंगे आप? नहीं, आप अपनी दें मुझे उनको क्या। अच्छा, तो आप बता दें ये बंदा क्या है? नॉन रेजिडेंट विजिट। बिकॉज पूरा लिख के आएंगे, ही स्टे इन पाकिस्तान इज फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days as calculated below. So as he stays for a period of less than 183 days, therefore Ramiz Bablu will be considered as a non-resident individual. Okay, next. जी नहीं। पॉइंट 2 खलील नहीं होता तो खला रशीदा का बेटा, याद है? जिसके अबू यूरोप चले गए थे, खलील एंड पकड़े गए थे। वो बोंगी मारनी है हमेशा, कोई पॉजिटिव बात नहीं करनी है। पकड़े गए थे। खलील एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अब ये खलील
अगर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम कर रहे तो व्हाट डज इट मीन? हाँ जी, कि ये बंदा क्या है बोले? गवर्नमेंट ऑफिशियल है. सिंस लास्ट was posted to Pakistan mission in Geneva. अच्छा, जिनेवा जो भी है, हमें क्या यार. फ्रॉम 1 अगस्त 2012 टू 30 जून 2000. भाईजान ये तो पाकिस्तान से बाहर है. ये तो सब जिलाली परचम पाकिस्तान में जुलाई में रहा, सब जिलाली परचम, और जिनेवा में इतना ज्यादा अरसा रहा, तो पाकिस्तान में इसका स्टे 183 डेज से कम है. इस बुनियाद के ऊपर हम इसको नहीं, पाकिस्तान में इसका स्टे नहीं देखना. क्यों नहीं स्टे देखना इसका पाकिस्तान में? वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ. साथ वाले के नोट्स में जरा हाईलाइट करें, हाईलाइटर लेके, उसी का हाईलाइटर लेके उसी के नोट्स में हाईलाइट करें जरा. So he is working at Ministry of. That's why he will be considered as, because he is official of federal government, posted abroad during the tax year. चलिए आगे. Ali Associates is a partnership firm and provides consultancy services in as well as UK. The management and control of the affairs is situated partly in UK and partly in Pakistan. Partly in UK and partly in partly in UK and partly in Pakistan. Now come on this point. जागते रहना भाइयों, सड़ते ना रहना. An AOP shall be considered as resident AOP for a tax year if the control and management of the affairs of the AOP. जो लोग 2x सुन रहे हैं देखिए उनके साथ क्या होगा. Is situated wholly or partly in Pakistan at wholly or partly. So Ali Associates will be considered as a, because the management and control of the affairs of the AOP is situated partly in Pakistan at any time in the year. Okay. स्मिथ नहीं होता था खाला जेसिका का बेटा, याद है वो जेसिका जिसने सिम्पसन से शादी कर ली थी, अल्लाह ने उनको औलाद दी थी स्मिथ की फॉर्म में. नाइजेरियन फुटबॉल कोच. अच्छा गलत बात नहीं. अ नाइजेरियन फुटबॉल कोच केम टू पाकिस्तान. पाकिस्तान वालों को फुटबॉल सिखाने आया कि पांव से बॉल को कैसे मारते हैं, फुटबॉल. केम टू पाकिस्तान 28 फरवरी 13. आप क्या स्मिथ की बातें सुना रहे हो उसको? इधर देख लो. केम टू पाकिस्तान 28 फरवरी 13 और 31 अगस्त 13 को पाकिस्तान से चला गया कि ये नहीं सीख सकते फुटबॉल. तो 28 फरवरी 13 को पाकिस्तान आया, सब जिलाली परचम. 1 मार्च ही तकरीबन बन गया ना. उसके बाद जुलाई और अगस्त भी पाकिस्तान में रहा. फरवरी के कितने दिन रहा? मार्च के, अप्रैल के, गर्मियों में आया था मेरे ख्याल से सिखाने के लिए. 31 जून के, जुलाई के क्यों 31 और 31 नहीं गिनेंगे क्योंकि हमारे साल से बाहर लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी. तो ये दिन 183 डेज से कम है. साथ वाले के सर पर शफकत का हाथ रखें और क्लास खत्म करें. शफकत का हाथ, प्यार मोहब्बत का.